बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। वैसे मुझे लगता है वीकेंड बहुत छोटा सा हो जाता है और संडे कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। खैर वो लोग जो कि घूमते फिरते रहे, फिर आगे आपके जी 2-3 एक्टिविटीज़ भी शहर में बड़ी अच्छी शुरू हो रही हैं। आज मैच है, उसको भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। शायकीन इस टाइम बहुत सारे लोग दफातर में भी मैच ही देख रहे होंगे। तो चलें जी, गुड लक कहना चाहेंगे दोनों टीमों को जो कि मद्दे मुकाबले हैं। शायकीन को भी गुड लक कहेंगे और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। न्यूजीलैंड अगर जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के फाइनल में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दुआ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लोग जा रहे हैं वो तो वैसे ही मोतरफ़ हैं जी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बिल्कुल जो एक नई लुक आई है। तो ज़रूर आप लोग जाएं, इंजॉय करें। आप ही लोगों के लिए मेला सजा है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक का आपने जो है वो ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ कहीं पर भी आपके वार्डन कहें कि जी यहाँ पर हर्डल्स हैं या दूसरा रास्ता इख्तियार करें, ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रैफिक से याद आया जी, बाइकर लेन। तो बाइकर लेन के तो पता नहीं, इसको तो मसाइल के हल के लिए बनाया गया था, लेकिन ये तो मसाइल की वजह बनती चली जा रही है। हुआ क्या जी, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ लोगों को रोड सेंस, अब मैं रोड सेंस कहूँ कि क्या कहूँ, अच्छे खासे डाइवर्जर लगाए गए हैं सेपरेट करने के लिए। जो बिल्कुल एक पाथ सा बनाया गया है, ये गाड़ी उस पर चढ़ गई। कैसे चढ़ी भाई, ड्राइवर को नजर नहीं आ रहा। कैट आइज जो है वो अच्छी खासी लगाई गई हैं, कलर अलहदा किया गया है। बावजूद उसके दिन के टाइम, चले रात का टाइम हो ना तो बंदा फिर भी थोड़ा सा मार्जिन दे देता है कि चले नया एक्सपीरियंस था, किसी को नजर नहीं आया। दिन के टाइम ये कर लेना, नो डाउट ड्राइवर की भी गलती हो सकती है। अब ये नया तजुर्बा आपको आसानी की तरफ लेके जा रहा है, मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है। आज एक हादसा हुआ, ये 2 रोज हुए इसको खोले हुए। तो अगर हर रोज इस तरह से हादसात ही होते जाएंगे, ये तो वबाले जान बन जाएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिपरा साहब और अली साही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शाहिद सिपरा साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। इसको तो मसाइल के हल के लिए बनाया गया था, ये तो नए मसले खड़े होने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब बन रहा था तो मैंने तब से ही इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था। उसकी वजह क्या थी कि आपकी शाहराएँ पहले इस कदर कुशादा नहीं है कि आपकी ट्रैफिक को वो संभाल पाए। और बिलखसूस आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दफातर के टाइम पे, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, आप रोड जो लाहौर की शाहराएँ हैं वो उनको अफोर्ड नहीं करती और ट्रैफिक रवानी हमेशा मुतासिर होती है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम रहता है। अच्छा, मैं एक आखिरी जगहों पर ज्यादा ट्रैफिक मैं आपको बताता हूँ। अब हो क्या रहा, अगर उसको आप बैनुल अक़वामी सतह पे कंपैरिजन करें तो अच्छी बात है। ये रोड सेंस होना, ये अलहदा लेन होना, कौन सी आप बैनुल अक़वामी सतह की बात कर रहे हैं? रोड पे जाएं, आपको सारी सतह पता चल नून लीग दी गल हो रही है, सुन लो कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने एक रोड्स बना रखे हैं, उसके साथ एक जो लेन है उसको मुकम्मल तौर पर बैरियर लगा के मोटर बाइक के लिए मुख्तस कर दिया। अब एक वक्त आएगा सख्ती शुरू हो जाएगी, आप ट्रैफिक वार्डन्स को खड़ा कर देंगे, वो बेचारे इशारे करके आपको नहीं, पहले इशारे करेंगे कि लेफ्ट हो जाए हैं। अब इशू कहाँ पे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। फिरोजपुर रोड पे हुआ है ये ज़्यादा। आप किनार रोड से आ रहे हैं, लेफ्ट हुए हैं कज़ाफ़ी की तरफ, आपकी बोटल नेक बनती है। हाँ, बिल्कुल मैं वही ठीक है, बनती है, वहाँ ट्रैफिक ने जाम रहना ही रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप कलमा चौक से बरकत मार्ग की तरफ से आ रहे हैं, कलमा टावर की तरफ, ब्रिज के साथ लेफ्ट से लंबी लाइनें, आप वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचेंगे, डेवो के अपोजिट में, वहाँ आपको ट्रैफिक जाम मिलेगी। उसकी क्या वजह है कि वहाँ पे भी बोटल नेक बन रही है। जी बिल्कुल। अब जहाँ पे 2 लेन ट्रैफिक बन रही है वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल रहने ही रहने हैं। और वो आपके ये इत्तफाक हॉस्पिटल से लेकर मॉडल टाउन तक तकरीबन आपको 2 लेन ही ट्रैफिक मिलती है और वहाँ ट्रैफिक ने जाम रहना ही रहना है। जहाँ 3 लेन ट्रैफिक है और 4थी लेन आपने बंद करके मोटर बाइक के लिए बंद कर दी है, वहाँ कदरे बेहतर नज़र आ रही है। अगर तो आप उस तनाजुर में देखें कि हमने ट्रैफिक की रवानी को देख के कौम का नज़म देखना है, तो उस सूरत हाल में तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक की रवानी को देख के कौम का नज़म देखना है तो फिर कौम रुकी हो, ये बम्पर टू बम्पर फिर कोई तरक्की नहीं कर रही। फिर आपका ट्रैफिक जाम है हर जगह पे, लोगों को मुश्किल है कि ट्रैफिक की रवानी रहेगी, स्मोक का खात्मा भी होगा, ट्रैफिक रोड पे स्टक ही देखिए मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी शाहराएं इस कदर आपके ट्रैफिक को संभालने वाली हैं ही नहीं।
कई दफ़ा ये सही साहब इस पे ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कोशिश की मार रोड पे वो कोन्स लगाकर, कई दफ़ा वहाँ पे बैरियर रख कर और साथ में एरो देकर बताया गया कि इस तरफ आप मोटर बाइक चलें, नहीं चली। आपके क्रीम ब्लॉक में प्रॉपर एक बाइकर लेन बनी हुई है। बनी, मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी बना दें, लेकिन उसको उस तरह बनाएं कि आपकी ट्रैफिक को, आपकी जो बाकी शाहराएं हैं वो संभाल तो पाए। आपके रोड उसको संभालती नहीं। ट्रैफिक संभाल पाए ना संभाल पाए, आपने ये बाइकर लेन ओपन कर दी, जिस मकसद के लिए की है ना। मैंने 3 दफा ये इस दौरान ना वीकेंड पे फिरोजपुर रोड पे जाना हुआ है। साई साहब बाइकर लेन पे भी जा रही हैं बाइक्स और रोड पे भी मौजूद है। मकसद क्या है? जिस मकसद के लिए आपने बनाई, बड़ा सारा बोर्ड भी मैं पढ़ी थी सीएम साहिबा ने जो हदायत जारी की हैं जी, यहाँ पर बाइक्स में रहना है, बाकी ट्रैफिक नहीं आ रहना है। अमल ही कोई नहीं कर रहा ना। आपने वो पहली गाड़ी आई देखी है, मेरा ख्याल है मैंने तीसरी गाड़ी देखी है जो एक छोटा सा इन्होंने डिवाइडर बनाया उस पर चढ़ी हुई। चलें जी। और अभी जो हम आ रहे थे तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि चलें गवर्नमेंट ने आपके लिए गलती कर दी, आप ही थोड़े सुधर दें। इसमें हुआ ये था कि सीटीओ की जानब से प्रपोज़ल दी गई कि जिस तरह माल रोड पे वो एक लेन बनाई गई थी ग्रीन लेन, इसी तरह फिरोजपुर रोड पे ग्रीन लेन बना के एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि कोई बेहतरी आती है या नहीं आती। चूँकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक या आपकी कनाल रोड पे होती है या फिरोजपुर रोड पे होती है या माल रोड पे। तो जब फिरोजपुर रोड पे ये प्रपोज़ल आई तो वहाँ पे कोई बड़े अच्छे आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी सिर्फ ग्रीन लेन ना बनाए, इसको बिल्कुल वो छोटी सी बनी जो बनाई है उन्होंने रख के, उन्होंने कहा पूरा वो लगा दें ताकि बाइकर एक साइड पे चले जाएं पक्के पक्के। मेरा नहीं ख्याल हम ऐसी सोसाइटी हैं। आज भी मैंने हर मोड़ पे वार्डन खड़ा देखा है, आपकी शायद नज़र नहीं पड़ी। हर जगह पे जहाँ पे वो डिवाइडर बनता है ना, वहाँ पे उन्होंने वार्डन खड़ा है। लेकिन आपके 70% लोग तो जा रहे हैं, 30% वो बिल्कुल आपकी गाड़ियों के साथ ही चल रहे हैं। और जहाँ वार्डन है वहाँ जा रहे हैं लोग, लेकिन वैसे नहीं जा रहे। नहीं, वो बेचारा अब एक वार्डन वहाँ ड्यूटी देगा कि यहाँ अपने हाथ के इशारे से अपनी। तो ये अब आप देखें दोनों एंड से नहीं। अब दूसरी बात ट्रैफिक के हवाले से बात कर लें। ट्रैफिक इन्होंने सोचा था कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो जाएगा, चूँकि 3 लेन्स और तकरीबन हमारी वो 3.5 लेन बनती हैं, वो सारी ख़त्म हो गई और आपकी 2 लेन्स रह गई। और 2 लेन्स में भी अगर फिर आपके बाइकर्स आ रहे हैं, फिर गाड़ियां जहां पे 3 लाइनों में चल रही थी वो 2 लाइनों में आ गई हैं। आपकी ट्रैफिक अगर 70 पे जा रही थी तो वो 40 पे आ गई है। उनकी स्पीड भी सुस्त हो गई है, फ्लो भी जो है वो उस तरह नहीं रहा। और हर जगह आपको ट्रैफिक का ऐसे लगता है कि जैसे एक बड़ा सा अज़्दहाम है और आपको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, हर जगह पे बॉटल नेक्स बन रही है। जहाँ पे भी आप देखें बॉटल नेक बन रही है, चूँकि फिरोजपुर रोड पे जहाँ पे भी आप वहाँ से मजंग से शुरू हो जाएं और यहाँ तक हम मोस्टली माल टाउन तक आते हैं और उससे आगे तक भी जनरल हॉस्पिटल तक आपको इसी तरह ही वो ना। साई साहब ये तो फिर ज्यादा मसला डबल 12-14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बहुत रेयर ऐसा हुआ 12-14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो मैं उस दिन सोच रहा था कि जिसने ये 13 करोड़ रुपया खर्च करवाया है ना, वो तकरीबन 3-4 माह बाद कहेगा कि ये बीच और वैसे जो पेंट की बात सुनी थी जिसमें दुर्रे ने आपने बताया था अच्छे खासे पैसे पेंट पे लग गए, वो पेंट भी मध्यम हो गया। मध्यम हो गया, यकीन माने अभी तो धूप पड़ी नहीं है, गर्मी शदीद आएगी तो मुझे लगता है कि रोड के अभी स्मोक उस तरह नहीं ना आई। अभी वो आएगी तो ज्यादा नजर ही नहीं आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये एक्सपीरियंस किया गया है कि आपकी ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो जाए, ट्रैफिक जैम ना हो। उल्टा ये ट्रैफिक जैम ज्यादा होने लग गई है। जिस मकसद के लिए आपने ये बाइकर लेन बनाई थी, कुछ चीदा बातें की हैं, वो मकसद तो बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि बाइक्स आपकी रोड पे भी चल रही हैं, आपकी बाइकर लेन पे भी चल रही हैं। रह गई जो डिवाइडर, आपने 2-3 और ऐसे वाकयात हुए तो लोग इनको खुद ही तोड़ देंगे। तो फिर आपका मंसूबा कहाँ गया वो आप ही जाने। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाए जी। हॉर्स एंड कैटल शो का रंगारंग इफ्तिताह, सकाफती मेला सज गया। पंजाब में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के निकात पर तबादला ख्याल, चेयरमैन पीसीबी से फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। छोटे बच्चों के लिए बड़ी खबर क्या है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। शहर में भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ने लगे, भत्ताखोरों ने फोन पर 50 लाख रुपए भत्ता मांग लिया।
खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। सकाफती मेला हॉर्स एंड कैटल शो का शहर लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में सज चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है। हमने देखा वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, वफाकी वज़ीर दाखिला ने शिरकत की, इफ्तिताही तकरीब में CM साहिबा ने शिरकत की और बड़े मुनफरिद अंदाज में उन्होंने इस हॉर्स एंड कैटल शो का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। बग्गी में बैठकर आप देख सकते हैं CM साहिबा और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आए और बहुत रंगारंग ये ज़बरदस्त सकाफती मेला है। शायद सिप्रा साहब देखें, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, इस तरह के मेले होने चाहिए। लोगों के पास अब कुछ रहा ही नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए घर से निकलें, सिवाय हल्ला गुल्ला करने के, या किसी पार्क में चले गए तो वहाँ पे छेड़खानी कर ली और इस तरह के मामलात कर लिए। जब आप कौम को एंगेज करेंगे, आवाम को एंगेज करेंगे इस तरह के और ये इवेंट्स फैमिली करके, हाँ फैमिली बच्चे जाएंगे। अच्छा, मुझे याद है जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे उस वक्त ये हुआ करता था और उस वक्त बहुत बड़ा होता था ये। अब नहीं पता मुझे ये कितनी जगह पे लगा हुआ है। उस वक्त तो पत्नी भैंसों के दूध के मुकाबले, भैंसों के खूबसूरती के मुकाबले, बकरियों के मुकाबले, जानवरों के अभी भी है इसमें। और उसके बाद फिर नेज़ाबाजी जो है वो तो इंतहाई खूबसूरत, वो काबिल दीद होती थी। आप घोड़े खूबसूरत, अच्छा अंदरून बैरून मुल्क से भी लोग आते थे मुकाबलाबाजी के लिए। अभी भी है, अभी भी। अच्छा ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो मेरे ख्याल में ये बहुत सालों के बाद ये वापस हुआ है मेला। लोगों को जाना भी चाहिए, फैमिली के हमरा जाना चाहिए। बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ नस्लों के जानवर, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। पता होना चाहिए। देखे लोग, बच्चे क्वेश्चन करते हैं ये। मेरे बच्चे जे रोड पे क्योंकि ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे ऊंट और इस तरह की चीजें पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो उनको था कि वो मेरे से पूछते हैं, बाबा ये जिलानी पार्क में फिर कुछ हो रहा है? क्योंकि सारा कुछ होता है जिलानी पार्क में, इसके अलावा तो कहीं और होता ही नहीं था। तो मैंने बताया नहीं, ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में है, मैं तो लेकर जाऊंगा बच्चों को, लेकर जाना भी चाहिए, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो बहुत सिक्योर जगह पे लगा है जहाँ पे ये लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपने कल्चर से रोशनास करवाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारा कल्चर है, किस तरह हमारी तहजीब है, किस तरह रहन सहन है हमारे लाहौर के अलावा। लाहौर से अगर बाहर की लाइफ अगर उनको बताएंगे तो फिर हम जो बोलते हैं ना पंजाब के रहने वाले हैं, तो फिर उनको पता चलेगा कि पंजाब का कल्चर क्या है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये फेस्टिवल हम गवर्नमेंट को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये बड़ा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि कई सालों के बाद आपका ये दोबारा फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, तो लोग जाएं और इसमें शरीक। लाइट शो बड़ा जबरदस्त है, आप ढोल की थाप पर रक्स करते सकते हैं। तो फिर जब पूरा हफ्ता आप थक जाते हैं, काम करते हैं, वीकेंड पे जरूर आप हाँ जी, बिल्कुल, तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम टाइम। बिल्कुल, इसमें आपकी सकाफत को नुमाया किया जाएगा ना। हम जब सिप्रा साहब बात करें बचपन की, तो बचपन में हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हम लोग अच्छा ये करतब वाकई हम अपने बचपन में देखते थे सारे। बिल्कुल ये देखते थे, ये बड़े ज़बरदस्त लगता है ये। और ये आज भी जिस तरह शुरू हो गया है, इसमें बहुत सारे मुकाबले होंगे, बहुत सारी गेम्स होंगी जिसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे, लेकिन इसमें आपके पंजाब की सारी सकाफत को अयान किया जाएगा। और इसमें अच्छे अच्छे आपके गेस्ट भी आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे शोज़ भी होंगे। सिप्रा साहब बात कर रहे थे, बचपन में हमारे पास बड़ी एक्टिविटी थी, हम ग्राउंड में जाते थे, हम जाके खेलते थे। यहाँ पे बसंत होती थी, यहाँ पे मेले लगते थे, यहाँ पे ठेले, हर चीज़ नज़र आती थी। अब बच्चे सारे इसमें चले गए हैं, मोबाइल में। आपकी जो न्यू जनरेशन है उसको इससे इतना है भी नहीं। जी बिल्कुल, वो क्रिकेट उनको कहीं खेल लें, वो मैक्सिमम गली तक जाते हैं, बट सिर्फ 10 मिनट बाद वो थक जाते हैं। साहब अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को लेके जाए ना, तो जो ये चीजें ना ये हमें आम कहीं पे नजर नहीं आती हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे इन चीजों, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनको पता भी चलेगा कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे सकाफत है और हमारे चीजें एक्चुअल है क्या। क्योंकि वो सारा कुछ तो हम वो डिजिटलाइज हो गया है। इसमें तमाम सूबों के ना छोटे छोटे सेगमेंट रखे जाते हैं, तमाम सूबों की सकाफत, उनकी ड्रेसिंग, हर चीज़ नुमाया की जाती है ना। वो वही आपको कह रहा हूँ कि यहाँ गेम्स भी, हमारी जो रवायती गेम्स हैं उनको बताया जाता है कि क्या कुछ होता है यहाँ पे, किस तरह के हम लोग हैं, किस तरह हमारा रहन सहन है। अब तो हमारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, हम सारा चूँकि मोबाइल पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। बच्चों को जितना मर्जी कह लें, वो ग्राउंड में नहीं जाते, उस तरह रश नज़र नहीं आता। मुझे याद है हम जून के दिनों में भी ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलते थे। तो एक तो आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है, दूसरा आपको आपकी चीज़ों का पता चलता है। फिर उस वक्त
जितना हर बंदे का दुख दर्द आपको समझ आ रहा होता है ना, अब उस तरह के कल्चर रहा नहीं। अब इसी तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप बच्चों को लेके जाते हैं, अगर 2-3 दिन लेके जाएंगे बहुत सारी चीज़ों का उनको पता चल जाएगा कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ होता है, किस तरह वहाँ पे, जिस तरह सिपरा साहब बता रहे थे, मुझे याद है यहाँ पे भैंसें आती हैं, उनके दूध का मुकाबला होता है कि कौन सी भैंस ज़्यादा दूध होती है, खूबसूरती का जानवरों का मुकाबला होता है, बड़े बड़े प्राइज़ रखे जाते हैं। इससे एक तो लोगों में अवेयरनेस आती है और उनमें वो जोश भी होता है कि हम अगली दफ़ा जब जाएंगे तो हमारा जो जानवर है वो जीतेगा, तो वो पूरे पंजाब में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हाईलाइट होंगे। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और फिर लाहौरियों के लिए ये इवेंट है तो बड़े अरसे बाद। और ये तो वैसे ही इंतजार करते हैं, तो इस सकाफती मेले को आप लोगों ने ही मजीद स्पेशल बनाना है। थैंक्स टू पंजाब उन्होंने मेला सजाया, तो लाहौरिये जरूर जाएं और इसको जो है वो जरूर इंजॉय करें। हम अगली खबर की तरफ आते हैं। चेयरमैन पीसीबी से फैसल अयूब खोखर की मुलाकात हुई है। क्रिकेट टूर्नामेंट्स के निकात पर, पंजाब में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के निकात पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन साहब जो है वो शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब से उन्होंने अपना चार्ज ओहदे का संभाला था, वो कहते जी हमने ग्राउंड लेवल पर काम करना है। तो शायद सिपरा साहब ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो कौम को ये मुबारक देनी चाहिए कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, और इसका क्रेडिट आवाम के साथ साथ आपके पीसीबी को जाता है, चेयरमैन सब को जाता है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, आपको और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं वो सबके सामने हैं। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात कि मैं अभी 2 दिन छुट्टी पे था, शादी पे गाँव गया, तो मैं अभी पहुंचा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद हर इलाके में जो आपके लोहार और ये कौम होती है, ये सारी चीज़ें होती है, तो आ गया। तो चाचा जी मुझे कहते हैं कि राती तुसी एडे बड़े स्टेडियम का इफ्तिताह किया, बड़ा मज़ा है। अब देखें, वो बंदा जिसने सारा दिन हथौड़ी के साथ काम करना है, लोगों के जाके नलके लगाने हैं, बिल्कुल ये बात उस तक भी पहुंची हुई है। इससे क्या समझ आ रही है कि आपकी क्रिकेट जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपको सब जोड़े हुए, सब आपको जोड़ रही है इस तरह दुनिया में। अब क्रिकेट की बहाली टीमें आ गई, लेकिन अब अपनी टीम को किस तरह हमने स्ट्रॉन्ग करना है, उसको किस तरह मजबूत बनाना है, उसके लिए आपके ये डोमेस्टिक क्रिकेट इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे में आपके सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर और उसके साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, उसमें यही बात जो है वो सामने आई है कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देना है। अगर छोटे लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट लोग खेलेंगे, उसके बाद आपकी जो यहाँ पे लीग्स हो रही होती हैं उसमें खेलेंगे, उसमें से बहुत सारा टैलेंट आपका निकलेगा। आप पाकिस्तान सुपर लीग करवाते हैं, बहुत टैलेंट आपका निकलता है। उसके बाद पाकिस्तान पीएसएल के बहुत प्लेयर्स हैं जो आपकी कौमी टीम के साथ आप इस वक्त खेल रहे हैं। इसलिए डोमेस्टिक लेवल पे जब लोग खेलेंगे तो उनमें एक जज्बा भी आएगा कि भाई हम लोग खेल रहे हैं, हमारा अगर जज्बा और हमारे अगर हाँ टैलेंट है तो हमें आगे कहीं मौका मिलेगा। और टैलेंट की तो पाकिस्तान पहले तो हमेशा ये होती थी ना कि ये इसका रिश्तेदार है, इसको रख लें, ये उस प्लेयर का कहीं ना कहीं से बन जाती है रिश्तेदारी, उसकी बुनियाद पर रख लें। अब वो सिफारशी कल्चर, आपको ये माजी में जो प्लेयर्स नए खेलते नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं किसकी सिफारिश? बिल्कुल बिल्कुल, आप खेल के दिखाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। मेरे ख्याल में यंग लोग, वो जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनको शौक है, जो खेल भी रहे हैं, इस वक्त साई साहब जून का जिक्र कर रहे थे, आज भी हमें लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड्स में जून जुलाई में भी ये आपकी क्रिकेट होती नजर आती है, लोग खेल रहे होते हैं। प्लेयर जो है वो प्लेयर है, उसको ये धूप सर्दी से कोई कंसर्न नहीं है इससे। इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा मैसेज है कि हम क्रिकेट को बहाल करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर पे, तो वो लोग, वो बच्चे जो खेल रहे हैं, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि उनका मेहनत उसका समर भी मिले और आने वाले कल में वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खिदमत भी कर। बिल्कुल ऐसे ही है साई साहब। हाँ, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, आपके प्लेयर्स अच्छे नहीं आएंगे। और जब आप खेल रहे होते हैं ना, शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं हार्ड बॉल को, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के पास वसाइल नहीं होते। सही कहा आपने। और जब वसाइल नहीं होते तो फिर आप ग्राउंड में जाकर, और फिर शिकायत ये भी लोग करते हैं कि आगे भी नहीं आने दिया जाता, कोई ऐसा मौका या प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। फिर जब आपकी, मुझे याद है जब मैं खेलता था तो बोर्ड की टीम्स होती थी, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स होती थी, फिर आपके मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम्स होती थी, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे वो वहाँ पे आते थे। चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह के इंसेंटिव देंगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, रीजनल लेवल पे, हर जगह पे आपकी क्रिकेट होगी, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, प्लेयर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो आपके बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सामने आएंगे। दूसरी बात ये है कि जब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए हैं,
उनकी जानब से एक बड़ी अच्छी चीज़ की गई है जो मैंने अपने तौर पे नोटिस किया है। मैं क्रिकेट चूँकि खेलता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने देखा है कि पहले प्लेयर्स को उस तरह मौके नहीं मिलते थे। कोई सिफारिश पे आता था या वैसे आता था, टैलेंट पे आता था, 2 3 4 मैचेस खिलाए और उसके बाद उसको फारिग कर दिया गया। साइम अयूब आप देख लें, जो पिछले 2-3 सीरीज़ में जितना अच्छा परफॉर्म किया है, अगर इसको पहले 5-10 मैचों की कारकर्दगी पे छोड़ दिया जाता तो ये आपका टैलेंट ज़ाया हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वो आपका ब्रिलियंट प्लेयर है और हम सब इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि वो फिट होके चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वापस नहीं आए। तो जब गवर्नमेंट खुद चीज़ों को फैसिलिटेट करेगी और आपके पीसीबी में और सूबाई गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, आपकी जो ग्राउंड लेवल की क्रिकेट है वो बेहतर होगी, आपके स्टेडियम जो है वहाँ पे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। मेरे जो शहर डस्का में स्टेडियम है, जब हम जाते थे तो कभी वो ग्राउंड जो मेन पिच थी वो बन जाती थी, कई दफ़ा उस पर पानी रहता था और पिछले 5-7 साल तो स्टेडियम में इतना बड़ा ही घास थी, वहाँ पे किसी ने सफाई करवाई नहीं। फिर वो बात आ जाएगी पीटीआई के दौरे हुकूमत ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपके स्टेडियम जब ठीक होंगे, वहाँ पे बच्चे आएंगे, आपका टैलेंट ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा और फिर इस तरह और इस जब पर हमें चेयरमैन पीसीबी साहब जो है वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ये मुलाकात भी इस मुलाकात में भी इन्हीं चीज़ों पर इत्तेफाक भी किया गया और गुफ्तगू भी की गई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अगली खबर की तरफ हम आ रहे हैं। लाहौर चिड़ियाघर से खबर ये है जी, फिश हाउस का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सो नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं बच्चों की अट्रैक्शन के लिए, तो ज़बरदस्त है ये चीज़ें और आपको ज़रूर जाना भी चाहिए। पहले आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। सो ये रंगारंग नज़ारे आपने देखे। चिड़ियाघर तो वैसे ही बच्चों की फेवरेट प्लेस है और यहाँ पर अगर ये नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं तो मेरे ख्याल से ये खुश आइंद है। अली साई साहब, है ना, जिस तरह निगरान गवर्नमेंट ने जू सफारी को अपग्रेड किया था तो वहाँ पे आपको पता है बड़ी रौनक थी और बड़ा रश लग गया था। मेरा ख्याल है कि जो चिड़ियाघर है वहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो छुट्टी के दिन में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, मेरा अक्सर जाना होता है, लेकिन उस तरह इंटरटेनमेंट नहीं थी। मेरा हाथी उसके बाद नहीं आया जब से वो मरा है, तो मेरा ख्याल है उस पर भी सोचना चाहिए। तो जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे इतने ज़्यादा आपके ट्रिप्स भी आते हैं दूर दराज के शहरों से, आपके जो शहर के लोग हैं वो भी इसमें आते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। टिकट्स मैं तो खुद सोच रही थी कि बच्चों को यहाँ लेके जाना चाहिए और आजकल तो वेदर भी बड़ा जबरदस्त है। टिकट्स मैंने देखा है बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रश जो है रश भी बढ़ना शुरू हो गया। जितना साई साहब, अगर तो अच्छी चीजें ऐड की जा रही हैं उस पर अगर टिकट हमें पे भी करनी पड़ेगी ना तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर हम उस पर आ जाते हैं कि तफरीह के मौके नहीं थे। हाँ नहीं, अगर थोड़े से पुराने वाला चिड़ियाघर देखे, निगरान सेटअप में यहाँ पे भी चिड़ियाघर में भी काम होना शुरू हुआ, तो वो पुराने वाला चिड़ियाघर देखे वहां तो जाने को दिल नहीं करता था। मैं वही कह रहा हूँ कि चिड़ियाघर एंटर होके अगर आपके पैसे पूरे हो जाएं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बच्चे एंजॉय कर ले और क्या चाहिए। लेकिन अगर टिकट कम भी हो और अंदर जाके अगर एंजॉयमेंट ना हो, बच्चे उस पर देख ही ना सके, तो फिर वो कम कीमत पर भी उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के मकामी लोग तो जाते ही जाते हैं, बाहर से बहुत दुनिया आती है। आपके रूरल एरिया से या बाकी इजला से आने वाले जितने भी बच्चों के ट्रिप्स हैं यहाँ आए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आपके चिड़ियाघर जाएंगे, म्यूजियम जाएंगे, आपके मीनार पाकिस्तान, शाही किला और उसके बाद वो बादशाही मस्जिद मिलके और उसके बाद देखने के बाद चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जानवर बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे। ये जो इन्होंने बनाया फिश हाउस बहुत अच्छी बात है, ये सफारी में भी शायद बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, यकीनन बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ तो बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल वहाँ तो मैंने विजिट। तो ये बच्चों के देखने की चीज़ें है, इसलिए इसको इन जानवरों की खूबसूरती, पिंजरे खूबसूरत हों, मेरे ख्याल में सबसे बढ़कर उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। और जदन में जाइए सुते होंगे ने उनको ऐसी खुराक दे वो जाग भी रहे हैं किसी वक्त में। तो इसलिए बच्चों ने तो उस वक्त शिकायत कर दी है। देखे, ठीक है, जानवर ज्यादा लाने कहते हैं, जानवर सोए उनको जगाएं कैसे? देखे आप, बच्चे तो यही कहते हैं ना कि वो सो रहे हैं, तो फिर क्या कहे? तो जब भी जाएंगे वो सो रहे, तो ये तो नहीं ना कि सुबह ही जाओ सुते नहीं, दोपहर जाओ फिर भी सुते नहीं, किसी टाइम तो जागते ही होंगे ना, वो वेले ना। उनको भी
काम नहीं है But उनको पता है अच्छी बैठे चीज़ बैठे खाना मिल जाना है। लेकिन ना रिक्वेस्ट यहाँ पे जरूर ये करना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट से, जो बच्चों की अट्रैक्शन की चीजें है ना, मुझे अपनी बचपन में याद है कि चिड़ियाघर में हाथी देख के जो मजा आता था, यकीन मानिए राशि वहीं होता था, वहीं और वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे होते थे। दे रहे होते तो वो पे रहे होते, वो जो वहाँ का उनका गार्ड होता था अच्छे पैसे, वो पैसे वहाँ पे बन वही ना जाते थे। बच्चों तो के लिए बहुत ही एंटर होते साथ ही आपका हाथी घर जब आता था तो उस पे जाके जू खत्म हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इस मौजूदा गवर्नमेंट में, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो की बात हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो सीएम साहिबा को चाहिए, वो खुद भी बचपन में कहीं गई होंगी, यहीं पे रहती रही हैं, कि आज अगर चिड़ियाघर को विजिट करें और आज से 10-20 साल पहले चले जाएं तो बड़ा फर्क है उसमें, बहुत ज्यादा। तो इसको चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जानवर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों ने क्या आना है चिड़ियाघर में देखने, किसको आना है? जानवरों को देखने के लिए आना है ना। हमारे या बचपन में तो भालू होता था, पांडा होता था, इतने जानवर ये थे, तो आप चिड़ियाघर किधर में। हैं आज? अब तो ये वाले जानवर बिल्कुल भी नहीं है, अब तो डिफरेंट ही बिल्कुल जानवर और बहुत अब आपको सांप घर नजर आ जाएगा, शेर नजर आ जाएंगे, हिरन नजर आ जाएंगे, ऐसे ही है। या फिर वो बंदर जो बंदर, है बस। वो लंगूर आपको मोर इधर नजर आ उधर, जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट ये है कि चिड़ियाघर की जान और पहचान तो हाथी है। सूजी, जिसको बच्चे देखना चाहते हैं तो प्लीज वो भी ऐड करें। ऑल्दो ये जो चीजें आप एडिशन कर रहे हैं बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए तफरीह के कोई मौके नहीं, तो ये बहुत जबरदस्त है, जरूर जाएं चिड़ियाघर भी जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शहर में तजावुजात के हवाले से जी अब बात कर लेते हैं। तजावुजात की भरमार है। फिरोजपुर रोड शंघाई पुल के तरफ तजावुजात, अब जी बहुत जगहों पर तजावुजात का खात्मा भी किया गया है, लेकिन ये कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं, ये शंघाई पुल के जहाँ पर अब ये भी तजावुजात के जुमरे में आता है, जो जगह जगह आपकी ट्रैफिक में खलल होता है ना। शायद सिप्रा साहब फुटेज आप देख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तो बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और सिर्फ लाहौर में नहीं, आपके दीगर इजला में वो होता नज़र भी आ रहा है। लेकिन लाहौर शहर में एक ऐसा इलाका, गुंजानाबाद इलाका, वहाँ पर ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर तजावुजात हैं और लोगों का गुजर बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये कच्चा जे रोड है बुनियादी तौर पर, और उसके बाद जब शंघाई ब्रिज को ये लिंक कर रहा है फिरोजपुर रोड पे, तो उसके अतराफ में निचली सतह पे आपके रेडी बान और सारा बाजार वहाँ पे सजा हुआ है। और इवन जो आपके पुल के नीचे चीजें हैं, चिंची रिक्शा जो है उसने अपना वो उनका स्टैंड बना हुआ है। अच्छा, चिंची रिक्शा का तो कोई अपना है ही नहीं ना, उनका तो हर जगह स्टैंड है, जहाँ मर्जी वो ब्रेक लगा दें, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम लोग एक तरफ बाइकर्स लैंड बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम चिंची रिक्शा को कभी काबू नहीं। तो ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होना भी चाहिए। देखें, आपकी ट्रैफिक की रवानी कब मुतासिर होती है? आपके ये तजावुजात, रेडी बान, ये सारी चीज़ें जब खड़ी हो जाती हैं तो आपकी मेन शाहराएं जो 4-4 लेन की होती हैं वो 2-2 या सिंगल लेन रह जाती है। अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। इसके साथ अगर जाके आपका जनरल हॉस्पिटल है, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, आपका हॉस्पिटल इसके पास है। फिर एक गुंजानाबाद इलाका है, ये नहीं है कि आपका ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आबादी नहीं है। अमर सिद्धू का इलाका साथ में शामिल है, सामने आपका और बाकी सोसाइटीज़ हैं, उनके सारे चीज़ों को मिलाकर। तो मेरे ख्याल में इस तरफ भी लोगों को नज़र अब करनी चाहिए, ये जो हमारे टाउन इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारे कंटोनमेंट बोर्ड का भी बड़ा इशू आ जाता है, हो सकता है उनके एरिया का कोई इशू आ जाए। काम कर लेना, अगर हम ये करें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, तो लोग तो बेचारे फिर इस पे इनके रहमो करम पे। मेरे पास 1 मिनट है साई साहब। ना, ये गवर्नमेंट की जानब से बड़ा मैसिव ऑपरेशन जारी है, और खसूसन सिटी लाहौर जब से यहाँ पे आए हैं उनकी जानब से बड़े मैसिव लेवल पे ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सैकड़ों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर भी करवाए गए हैं। पूरे पंजाब में जो ट्रैफिक पुलिस को टारगेट मिला है वो तकरीबन 696 पॉइंट्स है, लाहौर के अलावा जो दीगर अजला में जहाँ पे ट्रैफिक इस तरह जैम होती थी। तो अगर पुलिस, आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और सारे लोग मिलकर काम करें तो मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, थोड़ा सा हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा, फिर ही ये चीजें जो हैं हमें मुमकिन होती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक। और आपका फेवरेट सेगमेंट जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं जी, 10 तारीख है आज, और आज जिनकी सालगिरह है हम उनको विश करने जा रहे हैं। तो सालगिरह है अली अफजाल की, यूसुफ बशीर की, हसीब की, और इसके बाद जी अनसब की सालगिरह है, खिजर आशिक, और इसके बाद मोहम्मद अली, मोहम्मद ईसा, राना मोहम्मद हसनैन नदीम और अंबर आजम। आप सब लोग को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जिनकी सालगिरह कल यानी 11 तारीख को है, आप अभी अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं अपने नाम के साथ। कल के प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट क्या है, आज के भाव। वीकेंड में लोग शिकायतें करते हैं कि महंगी सब्जियां मिली हैं, तो आज की रेट लिस्ट आपके साथ हमने शेयर करनी है। उसवा के पास चलेंगे, ओवर टू यू। बिल्कुल आना, सब्जियों के सरकारी नरखों में और ओपन मार्केट के रेट्स में तजाद जो है वो मुसलसल बरकरार है। और आज की रेट लिस्ट के हवाले से, ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह करती चलूँ। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो आज 55 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इसका जो है वो 100 रुपये तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। प्याज का सरकारी नर्ख जो है वो 75 रुपये है, ओपन मार्केट में इस वक्त 100 से 150 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख जो है वो 50 रुपये मुकर्रर किया गया है, ओपन मार्केट में 60 से 80 रुपये के दरमियान जो है फरोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी दाम जो है वो 370 है, ओपन मार्केट में इस वक्त 400 से 420 के दरमियान फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। लहसुन का सरकारी दाम जो है वो 555 मुकर्रर है, ओपन मार्केट में इस वक्त 600 से 650 के दरमियान फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। मटर का सरकारी नर्ख 55 है, ओपन मार्केट में 100 से 120 के दरमियान बीफ फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 70 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 से 120 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन का सरकारी दाम जो है वो 75 रुपये है, ओपन मार्केट में इस वक्त 100 से 120 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च का सरकारी नर्ख जो है वो 125 है, ओपन मार्केट में 150 से 160 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ सब्जियों के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा और कम करके बेचे जाते हैं, जिसके बायस अवाम के लिए ख़रीदारी खासी मुश्किल हो जाती है। बिलखसूस मौसमी फलों की, मौसमी सब्जियों की जो ख़रीदारी है वो अवाम के लिए जो है वो गिरा फरोशी के बायस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अवाम की जानिब से जो है वो बारहा मुतालबा किया जाता है प्राइस कंट्रोल रजिस्ट्रेट को कि रेगुलेशन जो है वो लाजिम बनाई जाए तमाम सरकारी नरखों की तमाम मार्केट्स में, ताकि हर मार्केट में जो है वो एक ही दाम पर सब्जियां मुहैया हों और अवाम अपनी खरीदारी जो है वो बासानी कर सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जितना मर्जी हम कह लें कि जदीद दौर हो चुका है, टैब्स आ गए हैं और इसके साथ साथ हर जगह पे आपको स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं, लैपटॉप्स और टैबलेट्स, स्कूल्स में हम देख रहे हैं रुझान तब्दील होते जा रहे हैं। बावजूद इसके किताब से मोहब्बत, किताब की अहमियत और किताब पास होने का एक जो एहसास है ना, शायद उसका नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता, उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं कि अपनी मिसाल आप ही होती हैं। जितना मर्जी उसमें जिद्दत आ जाए, जितनी मर्जी उसकी नई शक्लें आ जाएं, जो एक उनसियत सी होती है वो उनसे हमेशा बरकरार रहती है। आप भी कभी अपनी पुरानी कबट खोलें तो अक्सर आपको भी अपनी पुरानी किताबें खोल के आप देखते होंगे कि जी उस टाइम की ये किताब थी और हमने उस टाइम ये पढ़ी थी, ये चीज़ हमने इस टाइम इस किताब से सीखी थी। तो नो डाउट किताब की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब उनको भी हम पढ़ाना शुरू करें तो उनको भी पता होता है अच्छा बुक्स हमने लेनी है। सो इस चीज़ से तो हम कभी इनकार कर ही नहीं सकते कि किताब की अहमियत क्या है। तो अंदाज़ा इसका यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि आज जदीद दौर में साल 2025 में भी बड़े बड़े किताब मेलों का इनेकाद किया जा रहा है और बड़े कामयाब मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। लोग इसमें शिरकत भी कर रहे हैं और उसको सराह भी रहे हैं। और आज भी हम ऐसी एक बुक फेयर की बात करने वाले हैं जी, लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर जिसका इनेकाद किया गया जी एक्सपो में। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देती हूँ और फिर इस किताब मेले पर हम तफसीलन बात करेंगे। मियाँ बाबर हमीद साहब डायरेक्टर फाइनेंस हैं जी, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। इसमें आपका बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आपका जो चैनल है वो हमेशा बहुत अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता है, तो उसमें भी आपने आज एक अच्छे काज के लिए मुझे बुलाया। और इसमें ये देखें कि इंटरनेशनल बुक फेयर जो हैं पूरी दुनिया में होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। तो पाकिस्तान में भी वैसे तो दुनिया में हुकूमतें करती हैं, तो यहाँ क्योंकि हुकूमतें नहीं कर रही थी तो हमने LIBF के नाम से एक अदारा बनाया जिसका नाम लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर है। और इसको हमने उस अंदाज से, ये 38वां बुक फेयर था हमारा, और इससे पहले यानी हमारे बहुत बड़े बड़े कामयाब बुक फेयर हो चुके हैं। और इसके अंदर ये सबसे अच्छी बात जो ये है कि जो जोक दर जोक हर उम्र के इस अफराद, ख्वातीन, मर्द, बच्चे इसमें तशरीफ़ लाते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो बड़े एक्सपो के जो बड़े इवेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, ये उनमें से एक है। और इसमें बिला मुबालगा लाखों लोग जो हैं वो शरीक होते हैं। और इसके अंदर आप ये देखें कि इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं कि इसके अंदर बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी हम बहुत सी मालूमाती प्रोग्राम भी करते हैं, तकरीरी मुकाबले भी होते हैं, जिस तरह रूटीन की चीज़ें होती हैं,
यानी पुतली तमाशा भी हम बच्चों को दिखाते हैं जिसमें एजुकेट किया जाता है। उसके बाद मैजिक ट्रिक्स भी होते हैं। उसके बाद हमारे नज़ीर अनबालवी साहब एक अदीब हैं जो बच्चों को अधूरी कहानी एक देते हैं, अच्छा। एक पैराग्राफ देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये इसको आप पूरा करें, वो कंप्लीट करें। यानी कहानी, जबरदस्त एक्टिविटी, कहानी लिखना भी सिखाया जाता है। फिर ड्राइंग के कंपटीशन होते हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो बुक्स का है, आप अंदाज़ा करें कि यानी हमारे पास यूनिक बुक्स से लेके यानी हमारे पास ऐसे स्टॉल भी मौजूद हैं जिसमें 1600 के यानी सन 1600 के दरमियान की किताबें छपी हुई वो भी मौजूद थी और लेटेस्ट एडिशन भी 2024 के भी मौजूद थे। इस तरह के अदारे थे और हर मौजू के ऊपर यानी फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, एजुकेशनल, तकरीबन अगर आप अंदाज़ा करें तो मेरा ख्याल है बिला मुबालगा लाख से ऊपर टाइटल्स मौजूद थे। किताबों की तादाद तो बेशुमार थी, यानी टाइटल्स लाख से ऊपर मौजूद थे और हर तरह के ज़ौक़ के लोगों के लिए यहाँ यानी मालूमाती चीज़ें मौजूद थी और कुतुब मौजूद थी और बेशुमार ख़रीदारी होती है। अगर आप वहाँ आएँ, आके खड़े होकर देखें। पूछने वाली थी हाँ जी बाबर साहब के, हम तो हर जगह देखते हैं ना कि अब लोगों ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, टैब लोगों के पास है, मोबाइल फोन है, वहां से तो लोगों का रुझान कैसा रहा? क्या इस किताब मेले में वाकई लोगों ने साबित कर दिया कि ये चीज़ जो है वो इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं? बिल्कुल। जिस वक्त यानी बाज़ औक़ात होता है कि जब हम देखते हैं बाहर एग्ज़िट के करीब आके खड़े होते हैं तो मैंने नहीं कभी देखा कि कोई भी फैमिली बगैर थैले के बाहर जा रही हो। और मैंने बाज़ औक़ात बिला मुबालगा लोग यानी मेरी अपनी फैमिली ने मेरा ख्याल है कोई 50-1000 की किताबें खरीदी हैं। अच्छा। और कोई यानी हालांकि हम खुद किताबों वाले हम सारा साल भी ले सकते हैं, लेकिन ये इस मौके पर इतनी कलेक्शन मिल जाती है, आपको इतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि आपका ना चाहते हुए भी दिल चाहता है कि ये मैं ले लूँ। हर टॉपिक पे किताब मौजूद थी। बेशुमार, अगर हम शायरी की बात कर लें, फिक्शंस की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, जबरदस्त। फिर एक छत तले अगर आपको इतनी जबरदस्त चीजें मिल रही हैं तो फिर तो सब लोग आएंगे। 10:30 से 10 बजे तक ये लगता है और अगले साल की भी हमने बुकिंग कर ली है। 4 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक ये इसका इनाकाद होगा। तो इसमें हम इसमें जो हमारा मेन मकसद होता है वो एक तो रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना होता है, दूसरा ये होता है कि जो किताब के साथ रिश्ता है उसको जिंदा रखा जाए, उसको जोड़ा जाए। क्योंकि आप देखें कि जो किताब हाथ में पकड़ के लम्स जो लेके आप किताब पढ़ते हैं उसका मज़ा ही और होता है जब आप किताब की खुशबू लेते हैं। ये जो हमारे नए दौर के जो गैजेट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं ये भी, लेकिन ये आंखों को थका देते हैं। आप अगर पढ़ना शुरू करें आपकी कंसंट्रेशन भी इस पर बहुत ज़्यादा देर नहीं रहती, उसके बाद आपकी आंखें भी थक जाती हैं। रेटिना जो है वो इतनी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, तो आपके दिमाग में भी उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आता। अगर आपने ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ना हो और मज़ा लेके पढ़ना हो तो वो किताब ही आपको एक मज़ा देती है। किस एज ग्रुप के लोगों का फुटफॉल ज़्यादा रहा इसमें? अगर आप बिला मुबालगा देखें तो मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चा अल्फ बे पढ़ना जानता है ना, उससे लेके मैंने 90 ईयर्स के लोग भी देखे हैं जो आए हैं, बल्कि कुछ लोग तो व्हील चेयर के ऊपर भी आए हैं। यानी इस तरह के लोग हैं, यानी कोई भी जिसको भी पता लगता है। और मैंने ये देखा है कि जो बच्चा एक दफ़ा यहाँ आ जाता है तो इसका पूरा साल इंतज़ार करता है, अपनी फैमिली को वो इंसिस्ट करता है कि हमें दोबारा लेके जाएं। यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेके जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छे डिस्प्ले हुए होते हैं, इंटरनेशनल स्टॉल भी आते हैं। इस दफ़ा मिस्र से भी एक स्टॉल आया हुआ था। इससे पहले जब ज़रा यहाँ हमारे इकनॉमिक मामला बेहतर थे तो पूरी दुनिया से यहाँ स्टॉल आते थे, यानी यूके से भी आते थे, सिंगापुर से, ईरान से, तुर्की से, यूएसए से भी एक दफ़ा स्टॉल आए थे। तो इस तरह यानी पूरी दुनिया से यहाँ रिप्रेजेंटेशन होती थी, इसीलिए हमने इसका नाम इंटरनेशनल बुक फेयर रखा था। अभी भी हमारे पास पूरे यानी जितने भी बड़े पब्लिशर हैं, बैनुल अक़वामी पब्लिशर हैं, उनकी तमाम यानी जो तख्लीक़ात हैं यहाँ मौजूद होती हैं, लेकिन वो थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो इसीलिए हम इसको बिला मुबालगा इंटरनेशनल बुक फेयर कहते हैं। आप यहाँ यानी रिसर्च पेपर अगर आप देखना चाहें, जर्नल्स देखना चाहें, लेटेस्ट जो इस वक्त IA जो इस वक्त है, AI जो इस वक्त जो है, इसके ऊपर बेशुमार यानी तख्लीक़ात हैं, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं। आप आएँ, आप देखें, आप मेरा ख्याल चक्कर लगाया भी होगा, आपके बहुत से यानी वफ़द आते रहे हैं। सिटी 42 ने बहुत अच्छा कवर किया बाकी चैनल्स के साथ साथ। तो यहाँ यानी एक इतनी अच्छी एक्टिविटी है। और जो लोग कहते हैं कि लाहौरी खानों के शौकीन हैं, तो लाहौरी खानों के शौकीन भी हैं, लेकिन लाहौरी पढ़ने के भी शौकीन हैं। आपको ये जो हमारा बर्रे सगीर जब था, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर प्रिंटिंग हब था, यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री उस वक्त भी बड़ी यानी बहुत अच्छे अंदाज में कायम थी। और इवन दिल्ली तक
यहाँ यानी कुतुब छपने आती थी, यहाँ इस अंदाज में छापा खाने मौजूद थे। और लाहौर बागों का शहर भी है जिस तरह बना भी दिया, और लाहौर कॉलेजों का शहर भी है, लोग इल्म हरफत का भी शहर है। आप देखें बड़े बड़े जो उलमा कराम और बड़े बड़े शायर और यानी अदीब जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। अगर लाहौर से नहीं भी था तो वो लाहौर में आके बस गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मियां बाबर साहब, वहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी किसी का होना, कि अगर हम बुक लेने आए हैं और एक हम बुक ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही है, एटलीस्ट इंतजामिया में से लोगों को हर चीज़ का पता होगा कि कौन सी बुक स्टॉल कहाँ पर है, कहाँ पर कौन से लोगों के मतलब की बुक्स हैं। सो गाइड लोगों को किया जाता है कि अगर आप ये ज़ौक रखते हैं तो आपको ये वाली बुक्स मिल सकती हैं। जी, वहाँ हमारा हेल्पिंग स्टाफ मौजूद होता है जो लोगों को गाइड भी करता है और असिस्ट करता है बाकायदा। और बाकायदा हमने नक्शा भी बनाया होता है कि कहाँ कहाँ कौन से स्टॉल मौजूद हैं, और मौके के ऊपर भी वहाँ हम हदायत भी यानी स्पीकर के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो एक बड़े अच्छे अंदाज से यानी सारा ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है और बड़े अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज हुई। और रात को तो आप अंदाज़ा करें कि 10 बजे हमें लाइट्स बंद करके लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अब टाइम ख़त्म हो गया है तो अब आप तशरीफ़ लेके जाएँ। लोग इतने यानी मसरूफ़ थे अपनी ख़रीदारी के अंदर, अपनी सिलेक्शन के अंदर। ऑब्वियसली जो लोग टाइम निकाल के आते हैं, जिन्होंने वहाँ पे बुक्स, जो शौकीन लोग हैं वो तो जी पूरा रीड करते हैं, देखते हैं उनके पसंद के टॉपिक्स बुक्स में हैं या नहीं है, तो काफ़ी देर तक लोगों का अंदर रश ही लगा रहता होगा। बस आपके चैनल से एक पैगाम हम अहले इक़्तिदार तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि एक्सपो सेंटर के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे ताकि एक्सपो सेंटर का काम भी चलता रहे और हमारा काम भी चलता रहे, क्योंकि बुक को सस्ता रखना, उसको लोगों की रीच में रखना हमारे पब्लिशर अदारों का ये काम होता है। और इसलिए यहाँ हम बहुत महंगे स्टॉल्स हुए हैं, बहुत से अदारे जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ कीमत की वजह से यहाँ स्टॉल नहीं लगा सकते। अगर इसकी कीमत कम हो तो हम 2-3 हाल ज़्यादा भी इसके लोगों को बुला के इन्वाइट करके उनकी पब्लिकेशन आवाम तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ ये है कि देखें 50% डिस्काउंट तक लोगों को मिलते हैं, जो बल्कि आम दिनों में तो 5-10% ज़्यादा लोगों को डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए 50% तक डिस्काउंट। इन चीज़ों को तो जितना आप अप्रिशिएट करें उतना कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कौम, हमारी मुल्क तरक्की करे, तो हमें इस तरफ अपनी नौजवान नस्ल को लेकर आना है। ऐसे बुक फेयर लगाने हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको कामयाब बनाएं, तो इसके लिए नो डाउट हुकूमत को हेल्प भी करनी चाहिए। मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज मेरा यही है जी कि तमाम पहले तो फैमिलीज़ के लिए है कि इल्म के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए किताब एक अहम चीज़ है। किताब आपको इल्म, शऊर, अक्ल देती है, किताब आपको तहजीब सिखाती है। इसके साथ अपने बच्चों का रिश्ता जो है वो जोड़ें, और इस तरह की जहाँ भी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हों उसकी हौसला अफजाई करें, उसमें खुद भी शामिल हों और अपने करीब तरीन लोगों को भी उसमें शामिल कराएं, ताकि ये जो कल्चर है, ये इल्म का सफ़र है, ये जारी रहे और फलता फूलता रहे। कर सके। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सुर और साज का साथ बहुत पुराना है। साज आपकी ज़िंदगी में रंग भी भर देते हैं, आपको रिलैक्स भी कर देते हैं और एक अलहदा सी दुनिया में भी ले जाते हैं। और वो लोग जो कि साज बजाते हैं उनकी तो एक अपनी ही दुनिया होती है। आज के हमारे मेहमान माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं जी। वो अपनी हाथ की उंगलियों से क्या कमाल महारत दिखा देते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं कि गिटारिस्ट है तो वो गिटार बजाता है, अगर कोई बांसुरी बजाना जानता है तो वो सिर्फ बांसुरी ही बजाता है। लेकिन आज के हमारे गेस्ट माशाल्लाह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। सो मैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ जी। बेशक ये टैलेंट की एक आला मिसाल है जो आज हमारे साथ मौजूद है जी। शहजाद हुनज़ई साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनके बारे में आपको बताती चलूँ, ये रुबाब, दरबोका, इसके साथ साथ बांसुरी और कितने सारे मजीद जो हैं इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, ये हम इन्हीं से जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हुंजा से हैं आप? जी मैं हुंजा से हूँ। और हुंजा में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे आपने बजाना सीख ली? बचपन से ही था मुझे, तो उधर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे लोकल। तो स्टार्टिंग मैंने फिर रुबाब से किया। हमारे मतलब एक लोकल इंस्ट्रूमेंट जो रुबाब की तरह ही लगता है, छरदा कहते हैं हम उसे। ठीक है। और कसीदा वगैरह बजाते हैं उस पर हम। अच्छा। नात, कसीदा चीज़ें, तो उससे स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं कोई 3 साल का था, कराची में।
कराची में पहला शो किया था कोई 10,000 20,000 लोगों के सामने, अच्छा। तो उस टाइम वो रुबाब प्ले किया था मैंने। और कराची में आपका पहला शो, आप रुबाब लेकर गए, उस शो से पहले सीखा किसी से नहीं? नहीं किसी से नहीं सीखा, गॉड गिफ्टेड है मुझे। अच्छा, तो क्या आपके हुंजा में लोग खुद ब खुद ये शौक रखते हैं? और नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं कुछ टाइम बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म उस तरह का नहीं मिलता है उनको। सही। हाँ जी, इधर तक पहुंचने के लिए। तो क्या बहुत टाइम देते थे और बैठ के बस अपनी वादी में? हाँ जी, तकरीबन 8-9 घंटे देता था मैं अच्छा। म्यूजिक को। हाँ जी। सही। सो आज आप सबसे पहले हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाएं? रुबाब में आपके लिए प्ले जी करूँ? जरूर जरूर। और वादी हुंजा में अगर आप बैठ के रुबाब बजा रहे हैं तो वो मंजर ही बड़ा खूबसूरत जी। होता होगा। ऐसे ही है। बूहे बारियां आपको जी, प्ले करके जरूर। सुनाता हूँ। रुबाब बजाना आसान है, हर कोई सीख सकता है? हाँ जी, सीख सकते हैं, क्लासेस होते हैं इसके प्रॉपर, ठीक है। तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आपको टाइम लेना पड़ता है? हाँ जी, टाइम देना पड़ता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुसलसल आप 8-9 घंटे हर रोज, तो किस तरह टाइम निकाल लेते थे? घर वाले कुछ नहीं कहते थे कि ये किस तरफ आप नहीं, घर वालों को पता था कि ये म्यूजिक की तरफ गया तो बस इसको छोड़ना चाहिए अकेले। हाँ जी, सही। तो जी आपका शौक आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है? ऐसे ही। आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा बजाते हैं? सबसे बेस्ट मैं असल में परकशनिस्ट हूँ मैं। अच्छा। प्रॉपर परकशनिस्ट हूँ, तो मैं दरबूका ड्रम्स वगैरह प्ले करता हूँ मैं। ये तो वैसे ही शौकिया साइड पे है। सही सही। तो फिर हम दरबूका की तरफ ही आ जाते हैं। और आजकल तो मैं वैसे देख रही हूँ इसका बहुत ट्रेंड है। वो लोग जो कि कहते हैं जी आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप में एंगर बहुत ज़्यादा है, तो ये दरबूका में मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ कि लोग ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो हमें ये भी बजा के दिखाते हैं ज़रा। हाँ जी, कुछ अरबिक सुनाता हूँ। हाँ जरूर। एंजॉय करते हैं लोग, कैसा फीडबैक देते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सही। तो आप ये देखें कि आप म्यूजिक से एक समा सा बांध देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा दरबूका, तो वो यहाँ पे सभी लोग जो थे वो उसको एंजॉय भी कर रहे थे। तो नो डाउट आप एक अलहदा सी कैफियत जो है वो फील करते हैं, जितना मर्जी स्ट्रेस हो तो ये आपको एक अलहदा सी कैफियत देता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमारे मेहमान शहजाद हमारे साथ मौजूद है। तो शहजाद, आप ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के आपने खरीद कर अपने पास रखे हुए हैं? जी, सारे मेरे तो पास आपको तो इनसे बड़ा लगाव होगा। बांसुरी की तरफ हम आ रहे हैं जी। सो बांसुरी पे आप हमें कौन सी धुन सुनाएंगे? बांसुरी पे एक आपको पीछे पड़िए। हाँ जी जी। तो बांसुरी पे मैं एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं, सोनू निगम साहब का। हाँ जी, वो प्ले करके सुनाऊंगा जी मैं जरूर जरूर।
जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। नाज़रीन, मैं हैरान हो गई हूँ। हर बंदे का एक खासा होता है। हमारे पास बहुत सारे मेहमान आते हैं, अगर कोई फ्लूट या बांसुरी भी जाता है तो वो सिर्फ बांसुरी भी जाता है। सो आप ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इनका मिजाज भी डिफरेंट होता है ना। कोई आप देख रहे हैं हाथों की महारत उसमें चाहिए, यहाँ पर आपने अलहदा से महारत दिखाई, तो माशाल्लाह नो डाउट ये आपका फन बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे ये बता दीजिएगा क्या मज़ीद आगे करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा बहुत ज़्यादा आगे की सोच है, लेकिन सबके साथ शेयर नहीं करूँगा मैं। चलेंगे, हम आपको उसमें गुड लक भी कहना चाहेंगे। आप जो प्लान्स रखते हैं अल्लाह ताला उसको उसमें आपको कामयाब करे। अच्छा जी, आपके अपने इलाके में कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और आप देखते हैं कि वो आपके इलाके के बेस्ट इलाके जो पहचान होती है वो वाले इंस्ट्रूमेंट हैं? अच्छा, तो उधर ये सीन की शादियों पे, कॉन्सर्ट्स पे और सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह जितने भी हैं, तो उधर 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे। एक ढोल होता है, डडंग, हम डडंग कहते हैं उसे, क्योंकि आपको पता है फिर जहाँ पे बेस नहीं उधर फिर मज़ा भी नहीं। जी बिल्कुल। तो साथ केटल ड्रम्स होते हैं छोटे से 2, उसको हम डामल कहते हैं। और हमारे उधर होता है शहनाई। ठीक है। शहनाई फिर आपको पता है फिर मज़ा देता है म्यूज़िक में, तो शहनाई हम कहते हैं उसको सुरनई। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, डडंग, डामल और सुरनई। ये बहुत ज़्यादा बजाया जाता है उधर। सही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपके वक्त के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।